बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपने वाज़े के मुताबिक एक मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। डी ब्रोगले हाइपोथेसिस का एक और नाम भी है जिसे हमने कहा है द वेव नेचर ऑफ द मैटर। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। बेसिकली ये हमारे पास डी ब्रोगले हाइपोथेसिस होता क्या है। डी ब्रोगले हाइपोथेसिस हमें बताता है कि हर मैटर के पास वेव नेचर भी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें पहले पता है कि जो लाइट है हमारे पास वो डुअल नेचर रखती है, जो कि हमारे पास एक वेव नेचर भी होती है लाइट के पास और पार्टिकल नेचर भी होती है। वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं हम इंटरफेरेंस से, डाइफ्रैक्शन से, पोलराइजेशन से। ये सारी वेव नेचर ऑफ लाइट को, ठीक है, डिस्क्राइब करती हैं। सिमिलरली पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब हमने इसी अपने पहले वाले टॉपिक्स में किया था जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, कॉम्पटन इफेक्ट था। वो हमें यही बताता है कि लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर भी होता है। सिमिलरली मैटर है, मैटर के पास पार्टिकल नेचर तो होता ही है क्योंकि मैटर एक खुद पार्टिकल है, जबकि मैटर के पास वेव नेचर भी होता है। अब इस वेव नेचर को, मैटर के पास जो वेव नेचर होता है, इसको एक्सप्लेन किया था डी ब्रोगले हाइपोथेसिस ने। तो हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं बेसिकली कि डी ब्रोगले हाइपोथेसिस हमारे पास होता क्या है। डी ब्रोगले ने हमें ये बताया था कि हमारे पास जो नेचर है वो सिमेट्री है, यानी कि नेचर है सिमेट्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है तो इसका मतलब है कि एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो डी ब्रोगले ने हमें ये बताया था, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये कहा था, ये प्रूव हो गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर रखती है। लाइट हमारे पास क्या रखती है? पार्टिकल नेचर रखती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये प्रूव कर दिया था। अब जब लाइट पार्टिकल नेचर रखती है तो डी ब्रोगले ने इसका कहा था कि इसका मतलब है कि मैटर फिर वेव नेचर भी रखेगा। ठीक है, यानी कि जब लाइट पार्टिकल नेचर रखती है तो सेम इसी तरह जो मैटर है वो वेव नेचर भी रखेगा। ये बहुत ही एक और बात थी उस वक्त के साइंटिस्ट के लिए। सारे यानी कि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये बेसिकली हमारे पास जो मैटर है वो भला वेव नेचर कैसे रख सकता है। बेसिकली जो डी ब्रोगले हाइपोथेसिस, डी ब्रोगले एक साइंटिस्ट था जो अपनी पीएचडी कर रहा था। उसने अपने जो थीसिस में ये बात कही थी कि जो हमारे पास मैटर है वो वेव नेचर रखेगा, यानी कि मैटर के पास एक वेव भी होगी, जो कि उस वक्त के साइंटिस्ट को, उनके टीचर्स को बहुत ही हैरत अंगेज बात लगी कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त के बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये जो स्टूडेंट है डी ब्रोगले, उसने ये बात कही है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर ये इसने कही है तो ये सही कही होगी। खैर, तो उस वक्त उनके प्रोफेसर्स को उनकी बात मानना पड़ी। तो बाद में खैर ये प्रूव हो गया था कि वाकई ही जो हमारे पास मैटर है वो वेव नेचर भी रखता है। अब उसने कहा था, हमारे पास बेसिकली डी ब्रोगले ने हमें क्या बताया था? डी ब्रोगले ने हमें बताया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड विद इट, यानी कि हर पार्टिकल के पास वेव नेचर होती है। लेकिन वो हर पार्टिकल कौन सा पार्टिकल होगा? वो होगा मूविंग पार्टिकल। ठीक है, हर मूविंग पार्टिकल के पास वेव नेचर होती है। अब इस वेव को क्या नाम दिया था? इस वेव को नाम दिया था मैटर वेव। दैट वेव इज कॉल्ड मैटर वेव। ठीक है, ये हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। तो इसके पास क्या होगी? वेव नेचर होगी। ठीक है, अब लैम्डा इज अ वेवलेंथ, तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास क्या है? लैम्डा विच इज इक्वल टू एच ओवर पी। लैम्डा इज अ वेवलेंथ, एच हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच हमारे पास क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो कि हमें पता है 6.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। और पी हमारे पास है मोमेंटम। पी हमारे पास क्या है? मोमेंटम। पी इज इक्वल टू एम वी। ये हमारे पास क्या है? मोमेंटम। फिर सपोज करते हैं,
अब जब ये बात उन्होंने कह दी, डी ब्रोगले ने, कि हमारे पास जो लैम्डा होता है वो एच ओवर पी के बराबर होता है। अब उन्होंने प्रोफेसर ने कहा कि भाई आपने ये बात तो कह दी है, लेकिन आप प्रूव भी करें ना कि मैटर के पास वेव होती है। अगर हम उसकी वेव है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी। तो उन्होंने कहा सपोज करते हैं कि एक आदमी है जिसका वजन 100 kg है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी इस फार्मूले से? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। एम वी पी की जगह पे आया है, एच ओवर पी होता था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एम वी। अब उसकी सपोज करें कि वो 100 kg उसका मैस है और वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास h की वैल्यू हमें पता है, 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, और 100 इज द मैस एंड 10 इज द स्पीड। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। अब डी ब्रोगले ने ये जवाब तो दे दिया कि 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ये अगर देखा जाए, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। ये इतनी छोटी वैल्यू है कि हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। सच स्मॉल वेवलेंथ कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अब जब ऐसा हुआ, मतलब कि हर वेवलेंथ, यानी कि हम डिटेक्ट, हर मैटर के पास वेवलेंथ तो होती है, लेकिन हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि हैवी पार्टिकल के पास जो वेव नेचर होती है, हैवी पार्टिकल के पास जो वेव नेचर होती है, हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी छोटी होती है, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह आ जाते हैं। हम उनको डिस्कस करते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि अल्फा पार्टिकल्स भी जिनके अंदर आता है। तो हम अगर उनकी वेव नेचर यानी कि उनकी वेवलेंथ को फाइंड करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम सपोज करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को सपोज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ पर हम लेके चलेंगे, क्योंकि आगे फिर जब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया था, जिनमें इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था डेवसन जर्मर, एक साइंटिस्ट से, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। खैर वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें हम चलते हैं कि अगर हम, हमारे पास स्मॉल पार्टिकल है जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, उसका जो मैस हमें पता होता है 9.1 मल्टीप्लाई बटा इसके बार -31। स्पीड भी हमें गिवन है, ठीक है। स्पीड जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴मीटर पर सेकंड होती है। तो इस फार्मूले के तहत लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी के तहत हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जवाब आ जाएगा 7.33 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब 7.33 आर्मस्ट्रॉन्ग इज द मेजरेबल एंड सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है। तो हमें यहाँ से उन्होंने प्रूव कर दिया था कि हमारे पास जो मैटर होता है वो एक वेव नेचर भी रखता है। यानी कि हर एक चीज इस दुनिया में, आप हैं, मैं हूँ, कॉपी है, हमारी पेंसिल है, कोई भी ये हमारे पास मैटर है, वो एक वेव नेचर रखता है। लेकिन कुछ मैटर ऐसे होते हैं, यानी कि जो मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, वो, उनकी वेव नेचर तो होती है लेकिन वो इतनी ज्यादा होती है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, यानी कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनकी वेवलेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसके दो स्पेशल केसेस आ जाते हैं, जिनमें हमारे पास जो केस वन है उसमें हम वेवलेंथ को फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, के इज इक्वल टू 1/2 mv स्केयर। अब मोमेंटम का भी हमें पता है, p इज इक्वल टू एम वी। यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p/m। अब ये वाली जो v की वैल्यू है, ये इस वैल्यू में पुट करेंगे। ये जो काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला है 1/2 mv स्केयर, तो ये v स्केयर की जगह पे v की वैल्यू पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू p/m। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 m पी स्केयर इंटू एम स्केयर। अगर यहाँ से पी स्केयर की वैल्यू निकालनी होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2k m। तो यहाँ से अगर अकेले पी की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2m k। अब बेसिकली हम, हमारे पास जो मेन फार्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी,
हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे पी की, जो कि हमारे पास का ये 2m k है। तो लैम्डा हमारे पास क्या बन जाएगा, h/2m k। ये हमारे पास ये जो हमारे पास एक बन गया है, ये फार्मूला एक बन गया है हमारे पास। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, ताकि आपको पता भी चल जाए कि इससे रिलेटेड सवाल किस तरह के, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, और दूसरा हमारे पास प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, और प्रोटॉन है सेम काइनेटिक एनर्जी। तीनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या है, सेम है। अरेंज देम इन ऑर्डर डिक्रीजिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमने इसको अरेंज करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऑर्डर से, कि वो यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर से हमने इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m k। अब यहाँ पे देखें, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, सिमिलरली 2 भी एक कांस्टेंट है, के इज अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उन्होंने कहा है कि सेम है। जब एक चीज सेम होती है तो इसका मतलब है ये भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो h 2 और k हमारे पास क्या हो गए, कांस्टेंट। तो लैम्डा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया है, 1/√m के। इसका मतलब है कि जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है। अब मैथ हमारे मालूम है, हमारे पास जो मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 1/1837 AMU। ठीक है, मतलब बहुत ही छोटा पार्ट है, एक का बहुत ही छोटा सा हिस्सा हमारे पास होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जबकि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास 4 AMU होता है, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है, 1 AMU। अब ये देखें, ये जो वैल्यू है बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। अब जिसका मैस स्मॉल है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखें उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की ज्यादा आ गई। सिमिलरली इसका उससे कम है प्रोटॉन का, तो ये हमारे पास इसकी दूसरे नंबर पे आ गई। और तीसरा हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, उसका जो मैस है वो सबसे ज्यादा है, तो जो उसकी अल्फा जो उसकी वेवलेंथ होगी वो सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, तो ये हमने इसको अरेंज कर दिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मीन हमारे पास जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो एक चार्ज पार्टिकल्स की हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेवलेंथ हम किसकी डिस्कस करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स की, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, जो कि मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल। ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल हमारे पास क्या है, क्यू है, जो कि एक जीरो पोटेंशियल से मूव करता है और वी की तरफ जाता है। ठीक है, अब उस पे जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या होगा, Q × ΔV, या इसे हम QV लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वर्क डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये वर्क डन कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क डन के बराबर लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू Q × V। अब फार्मूला हमारे पास ये था, h/√2m k। अब यहाँ पर k इज द काइनेटिक एनर्जी, इसकी जगह पे वैल्यू पुट की, विच इज इक्वल टू द QV। ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स का मैस हमें पता है। ठीक है, यहाँ पर Q इज द, हमारे पास जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का वो भी हमें पता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 कोलम। और H हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी हमें पता है। तो सब वैल्यूज पुट करने के बाद, यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करने के बाद तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू √150/√V। ठीक है, यानी कि V, ये जो हमारे पास पोटेंशियल है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, ये इसको V ही लिखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को हल करने के बाद जवाब क्या आ जाएगा, √150। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा समझ आ जाए कि बेसिकली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ जाए, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड एट 600 वोल्ट। यानी कि आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है एक इलेक्ट्रॉन की, जिसके एक्सेलरेटिंग 600 वोल्टेज पे है। हमारे पास ये फार्मूला है, अभी हमने फाइंड आउट किया। वी की जगह पे 600 पुट करेंगे आप वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√4।
विच इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट 1 नहीं आएगा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 किसके बराबर होता है? 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमारे पास जो वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, वो कितनी आ जाएगी? 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगी। अब एक और हम केस डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है गैस मालिक्यूल्स के लिए। हम इन्हें वेवलेंथ मालूम करनी है, किसके लिए? गैस मालिक्यूल्स के लिए। अब आपको पता है जब गैस मालिक्यूल्स वो किसी कंटेनर में होते हैं तो वो भी मूव करते हैं इररेगुलर शेप में। ठीक है, मतलब वो मूविंग पार्टिकल्स बन गए। जब मूविंग पार्टिकल्स है तो मतलब उसकी वेवलेंथ भी कोई ना कोई वेवलेंथ भी हो सकती है। ठीक है। अब हमने काइनेटिक थ्योरी पढ़ा था मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस की। उसमें हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस वो किसके बराबर होता है? F/2 kT। ठीक है, F इज द डिग्री ऑफ द फ्रीडम। F हमारे पास क्या है? डिग्री ऑफ द फ्रीडम। और यहाँ पर जो K हमारे पास है ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यहाँ पर K हमारे पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और T हमारे पास है टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है? ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जो कि हमने केल्विन में फाइंड आउट करना है। अब मोनोटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। हम ज्यादातर मोनोटॉमिक गैसेस ही यूज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर मोनोटॉमिक गैसेस के लिए लिया है, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। ये जो एफ की वैल्यू है वह यहाँ पर कितनी होगी? 3 होगी। सिमिलरली अगर हम डाई के लिए यूज करेंगे तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, पोली के लिए 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ पे ज्यादातर हम यूज करेंगे मोनोटॉमिक गैसेस के लिए, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितना है? 3 है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अब एफ की जगह पे हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। 3/2 के प्राइम इंटू टी। सिमिलरली फार्मूला हमें पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 mk। अब यहाँ पर देखें, अगर हम k की जगह पे वैल्यू पुट करें इसकी, ये वाली 3/2 k-t, तो देखें 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? 3 mk-t रह जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है। m हमारे पास क्या है? मैस है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है। 3 हमारे पास भी एक कांस्टेंट है। h वैसे ऑलरेडी प्लैंक्स कांस्टेंट है। यहाँ पर देखें तो हमें पता चलता है कि लैम्डा हमारे पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके है? 1/√t के। ठीक है। या आप कह सकते हैं कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, रूट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है। ये जो वैल्यू है फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए, अगर हम इसको सिंपलीफाई, अगर हम इस फार्मूले के तहत वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे तो हमें इसको ऐसा यूनिट में जवाब लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, फिर टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस है, फिर हमें चेंज करना पड़ेगा, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो हमें इसके लिए एक शॉर्टकट है हमारे पास। अगर हमने आर्मस्ट्रॉन्ग में जवाब निकालना है तो हमारे पास एक शॉर्टकट है इसी का। जो हमारे पास लैम्डा है वो हमारे पास क्या है? 25.6/√m/√t। अब m है हमारे पास मोलर मैस। m हमारे पास यहाँ पर ये जो कैपिटल m है ये हमारे पास क्या है? मोलर मैस, जो कि हमने AMU में कैलकुलेट किया है। और चीज हमारे पास टेम्परेचर है, जो कि हमने केल्विन में मैयर करना है। और ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 25.6/√m/√t। अब इससे रिलेटेड भी एक हम न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं, फिर हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अब देखें, फाइंड द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली फॉर द वेवलेंथ ऑफ द हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस, और जो वेवलेंथ ऑफ द नाइट्रोजन है एट 127 डिग्री सेल्सियस। अब हमने एज्यूम करना है कि बोथ आर मोनोटोमिक गैसेस। हालांकि N2 डाइटोमिक है, लेकिन हमने क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया है, आपने एज्यूम करना है कि दोनों मोनोटोमिक गैसेस ही हैं। फार्मूला हमारे पास ये है, हमने अभी पीछे आपको बताया कि लैम्डा हमारे पास किसके बराबर होता है? 25.6 आवर √m/√t। ये हमने फाइंड आउट करना है, रेशियो इसकी फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूले में देखें, हीलियम के लिए ये अलग फार्मूला लग जाएगा और नाइट्रोजन के लिए अलग से लग जाएगा। ठीक है, 25.6। अब हीलियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 4 होता है। अब टी है हमारे पास टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो हीलियम के लिए वो 27 डिग्री दिया गया है, लेकिन हमने इसको कैल्विन में कन्वर्ट करना है। वो कितना हो जाएगा? 300 कैल्विन। सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए जो मोलर मास होता है वो होता है 28। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 28। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का कितना होगा? 14।
और ये हमारे पास N2 है, तो 2 × 14 जो आप कितना आ जाएगा 28। तो और इसके लिए जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 127 है, अगर हम इसको कैलवन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 400 कैलवन। अब ये वाला 25.6 से क्या हो जाएगा कैंसल, ये वाली टर्म ठीक है डिवाइडेड में है तो ये ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास कुछ इस तरह की बन जाएगी। यहाँ पर भी देखें ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 9.33, √9.33। जब हम इसको अप्रोक्सीमेट इसका जवाब निकालेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 3.1। तो ये हमारे पास उसकी रेशियो आ जाएगी। ठीक है, किसी भी दो हमारे पास गैसेस हैं, अगर हमने उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है तो हम इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो इसी तरह के हमारे नए नए लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।